नमस्कार दोस्तों, 24 दिसंबर 1999 शाम के 4 बजे इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 दिल्ली के लिए प्रस्थान करता है। इस विमान में कुल 155 लोग सवार थे। 4:35 पे ये विमान इंडियन एयर स्पेस में प्रवेश कर जाता है। सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा था। जो क्रू मेंबर थे अपना रोजमर्रा का काम कर रहे थे। इसी वक्त में क्या होता है कि जो एयर होस्टेस होती हैं वो लोगों को चाय और कॉफ़ी सर्व कर रही होती हैं। अचानक से 5 लोग खड़े हो जाते हैं और यो बोलना शुरू करते हैं कि ये विमान अब हाईजैक हो चुका है। एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करें तो 4:53 पे विमान जो है IC-814 हाईजैक हो चुका था। कुल 5 आतंकवादी उस विमान में सवार थे जिन्होंने इस पूरे प्लेन को हाईजैक कर लिया था। 25 साल पहले हुई ये घटना भारत के इतिहास में एक काले धब्बे के समान है। इसके बाद भारत को अपने लोगों की रिहाई के बदले में 3 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था, जिसका दर्द आज भी हम लोग भुगत रहे हैं। अब इसी घटना पे नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज रिलीज की गई है, IC-814 कंधार हाईजैक। इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स पे 29 अगस्त को रिलीज किया गया है। इस वेब सीरीज के आने के बाद जो पुरानी यादें थी वो फिर से ताजा हो गई है। वो जो जख्म लोग भूल चुके थे वो फिर से ताजा हो गई है। इस तब से ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, तब से ही ये कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है। वेब सीरीज के मेकर्स पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने जो रियल स्टोरी है उससे छेड़छाड़ की है और रियल के जगह पे फिक्शन को ज्यादा दिखाया गया है। साथ में इन्होंने जो भारत की आम जनता है उनकी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया है। ये मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ लेता है कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट भारत सरकार को नेटफ्लिक्स की जो कंटेंट हेड है मोनिका शेरगिल, उनको सम्मन भेजना पड़ता है। तो आखिर ऐसे क्या कंट्रोवर्सी जुटी है इस वेब सीरीज के साथ, तो आज के सेशन में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं IC-814 की हाईजैक की। तो पहले सबसे पहले विस्तार से हम ये समझते हैं कि IC-814 की हाईजैक के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। तारीख थी 24 दिसंबर 1999 और टाइम था 4 बजे शाम का। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से शाम के 4 बजे दिल्ली के लिए निकलती है। 4:35 पे ये विमान भारत के हवाई सीमा में प्रवेश कर जाती है और 4:53 पे 5 लोग इस विमान को हाईजैक कर लेते हैं। 4:56 पे दिल्ली के ATC को ये संदेश मिलता है कि IC-814 हाईजैक हो चुका है। इस खबर के मिलने के बाद ही पूरे देश में एक भूकंप सा, एक भूचाल सा आ जाता है। जैसे ही IC-814 हाईजैक होता है तो सभी डिपार्टमेंट्स के लोग आपस में मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनको हाईजैक किसने किया है। इधर IC-814 को जिन आतंकवादियों ने हाईजैक किया था वो टोटल 5 लोग थे। उन्होंने एक हाथ में पिस्टल ले रखी थी तो दूसरे हाथ में ग्रेनेड उनके पास था। ये जो 5 लोग थे डिफरेंट सेक्शंस में बढ़ जाते हैं। कुछ लोग यात्रियों के पास आते हैं और कुछ जो 2 लोग होते हैं वो कैप्टन के केबिन में चले जाते हैं। IC-814 के जो हाईजैकर्स होते हैं वो जो फ्लाइट के जो कैप्टन होते हैं उनको बोलते हैं कि इस विमान को पाकिस्तान के लाहौर में ले जाया जाए। इसी टाइम में जो विमान के जो कैप्टन होते हैं एक कोडेड मैसेज दिल्ली ATC को देते हैं कि हाईजैकर्स जो हैं फ्लाइट को लाहौर लेके जाना चाहते हैं। लाहौर जाने की बात सुनकर पूरे जो एजेंसीज होते हैं, जो इंडियन एजेंसीज होते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ था और उससे 1 साल पहले भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की लड़ाई हुई थी। मतलब साफ था कि उस वक्त तक भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते थे वो अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। इवन पाकिस्तान में भी जो तख्ता पलट हुआ था, जनरल मुशर्रफ सिर्फ 1 महीने पहले ही कुर्सी पे बैठे थे। बहरहाल इस बीच जो कैप्टन होते हैं देवी शरण शर्मा, वो हाईजैकर्स को ये बोलते हैं कि हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो लाहौर जा सके। वो हाईजैकर्स को ये कन्विंस करते हैं कि अगर उनको फ्यूल नहीं मिला तो विमान जो है वो क्रैश हो जाएगा।
शाम के 7 बजे ये विमान IC-814 अमृतसर में लैंड करता है रिफ्यूलिंग के लिए। लेकिन हाईजैकर्स ने यहाँ पे एक बात क्या किया कि उन्होंने इस विमान के इंजन को बंद नहीं किया, क्योंकि उनको ये डर था कि अमृतसर में उतरने के साथ ही भारत पे जो उनका कमांडो हमला कर सकते हैं और प्लेन को छुड़ा सकते हैं। उन्होंने ये पायलट को इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि किसी भी कीमत पे वहाँ का जो इंजन है उसको बंद नहीं करना है। विमान 7 बजे अमृतसर में चला आता है और ये जो मौका था ये इकलौता ऐसा मौका था जहाँ पे भारत सरकार चाहती तो इस विमान को अपहरणकर्ताओं से छुड़ा सकती थी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है जब भारत की जितनी भी एजेंसियां होती हैं एक साथ काम नहीं कर रही होती है। अमृतसर में विमान के लैंड करने के साथ ही भारत के कमांडो ऑपरेशन की बात तेज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है जो भारत के एजेंसियां और डिपार्टमेंट होते हैं उनमें तालमेल की। कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा था कि काम कैसे करना है, एक्शन लिया जाए तो कैसे लिया जाए। उस पर पंजाब के डीजीपी हुआ करते थे सरबजीत सिंह, उनको रिक्वेस्ट किया जाता है जो पंजाब पुलिस के जो कमांडोज हैं उनको लेके कमांडो ऑपरेशन किया जाए और अमृतसर में खड़े विमान को उनको अपहरणकर्ताओं से छुड़ा लिया जाए। लेकिन जब पंजाब के डीजीपी सरबजीत सिंह अपने चीफ मिनिस्टर से बात करते हैं तो वो साफ साफ मना कर देते हैं। वो ये बोलते हैं कि नहीं, हमें अमृतसर में कोई भी खून खराबा नहीं चाहिए, अगर विमान जाता है तो जाने दिया जाए। उसके बाद दूसरे ऑप्शंस की तलाश की जाती है। लेकिन तब तक जो हाईजैकर्स थे उनको ये आभास हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। पूरे 47 मिनट पूरे 47 मिनट तक विमान जो है वो अमृतसर में खड़ा रहा, लेकिन भारत सरकार कुछ नहीं कर पाई और 7:47 पे ये विमान जो है वो अमृतसर से टेक ऑफ कर जाता है। इस एक मौके के साथ भारत की जो एक आखिरी उम्मीद थी विमान को हाईजैकर से छुड़ाने की वो खत्म हो जाती है। ये विमान 7:47 पे अमृतसर से उड़ता है और लाहौर ATC से परमिशन मांगता है लाहौर में लैंड करने के लिए, बट लाहौर ATC जो है वो परमिशन नहीं देती है। और इवन जब विमान एयरपोर्ट के ऊपर में था तो उन्होंने अपने रनवे की सारी लाइटें बंद कर दी थी कि ताकि जो IC-814 है वहां पे लैंड नहीं कर सके। लेकिन जब IC-814 के जो कैप्टन होते हैं देवी शरण शर्मा, वो ये बोलते हैं हमारे पास बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है, अगर हमें उतरने नहीं दिया गया तो हम कहीं पर भी क्रैश लैंडिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद IC-814 को लाहौर एयरपोर्ट पे उतरने की अनुमति दे दी जाती है। रात के 8:01 पे IC-814 लाहौर एयरपोर्ट पे उतर जाती है। उसके बाद वहां पे जो रिफ्यूलिंग किया जाता है IC-814 को, और उसके बाद 10:32 पे IC-814 काबुल के लिए उड़ान भरती है। लेकिन जब रात में जब ये बात की जाती है काबुल ATC से तो उन्होंने अपने यहाँ विमान को उतरने से साफ साफ मना कर दिया। उनका ये बोलना था कि उनके पास रात में उतरने के लिए फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद ये विमान जो है IC-814 दुबई की तरफ जाती है और 1:32 पे दुबई एयरपोर्ट पे लैंड करती है। यहाँ पे भारत सरकार जो है दुबई एयरपोर्ट के अधिकारियों से रिक्वेस्ट करती है कि रिफ्यूलिंग के बदले में अगर हो सके तो हाईजैकर से बात करके जो बच्चे और जो औरतें हैं और जो घायल लोग हैं उनको वहां से निकाल लिया जाए। इस बीच में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जब बीच में अमृतसर में जब विमान खड़ा था तब जब रिफ्यूलिंग में टाइम लग रहा था तो उस वक्त जो हाईजैकर्स थे उन्होंने एक आदमी का गला रेत के हत्या कर दी थी। उनका नाम था रुबेन कट्याल, जिनको उन्होंने गला काट के हत्या कर दी थी। जबकि एक दूसरे जो पैसेंजर थे उन पे उन्होंने लगातार चाकू से वार करके घायल कर दिया था। दुबई एयरपोर्ट पे जब विमान खड़ा होता है तो जो दुबई एयरपोर्ट के जो ATC के कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो हाईजैकर से बात करते हैं और उनको एक कंडीशन रखते हैं, वो तब तक रिफ्यूलिंग नहीं करेंगे जब तक कि
जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं उनको छोड़ा नहीं जाता। इसके बाद जो हाईजैकर्स होते हैं वो 27 पैसेंजर्स को छोड़ते हैं, जिसमें से जिनकी जो रुपीन कत्याल है, जिनको मार दिया गया था, उनके बॉडी को भी वो छोड़ देते हैं। ये जो 27 पैसेंजर्स होते हैं उनको एक स्पेशल फ्लाइट के द्वारा जो है दिल्ली वापस लाया जाता है। इसके बाद ये जो विमान है 1:32 से लेके 6:32 तक जो विमान है वो दुबई एयरपोर्ट पे खड़ा रहा। अब आप सोचो उस वक्त की सिचुएशन कितनी डिफरेंट हुआ करती थी, इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं हुआ करती थी। आज के डेट में अगर ये सिचुएशन रहती तो हम जो इस कंडीशन में है कि हम कहीं भी जाके कमांडो ऑपरेशन कर सकते थे, बट वहाँ पे उस वक्त हमें दुबई में कमांडो ऑपरेशन करने का परमिशन मिला ही नहीं। दुबई सरकार ने क्लियर कर दिया था कि हमारे जो जमीन पे कहीं भी जो कमांडो ऑपरेशन की परमिशन हम नहीं देंगे। बहरहाल 6:32 पे IC-814 काबुल के लिए निकल पड़ती है, लेकिन सरप्राइजिंगली जो क्या होता है कि IC-814 काबुल नहीं जाके 8:30 पे वो कंधार में लैंड करती है। कंधार मतलब अफगानिस्तान का एक सिटी जो उस वक्त तालिबान के कब्जे में हुआ करता था, और उस वक्त तक भारत और तालिबान के कोई भी राजनयिक संबंध नहीं थे। भारत ने तालिबान को कोई मान्यता भी नहीं दे रखी थी। IC-814 जब वहां पे लैंड करता है तो इसके साथ साथ भारत की मुश्किलें बढ़ जाती है, क्योंकि उसी जैसे ही IC-814 वहां लैंड करता है, जो कमांडोज होते हैं तालिबान के वो पूरी तरह से IC-814 को घेर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्लियर हो चुका था कि यहाँ से कमांडो ऑपरेशन भारत नहीं कर सकता था। अब जो भी कुछ होगा वो नेगोशिएशन के साथ ही हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है। इधर भारत में जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। उस वक्त भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की NDA सरकार थी। उस वक्त की जो सरकार थी वो अकेली सरकार बीजेपी की नहीं हुआ करती थी। उस वक्त ये जो सरकार थी वो कोलैबोरेशन पार्टी की सरकार थी, मतलब बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाया रखा था, और उस कोलैबोरेशन पार्टी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि उस समय के NDA में जो आज जो TMC तृणमूल कांग्रेस जो बीजेपी का इतना विरोध करती थी, उस वक्त TMC जो है उस टाइम में हाईजैक के टाइम में वो NDA में ही शामिल थी, जबकि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना वो भी उस पर NDA का ही पार्ट हुआ करती थी। ठीक है, इधर भारत की पब्लिक में जो जनमानस था उनका गुस्सा साथ में आसमान पे था। वो किसी भी कीमत पे अपने परिजन को वापस लाना चाहते थे। 26 दिसंबर 1999 को मतलब हाईजैक के 2 दिनों के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि वो हाईजैकर्स के आगे नहीं झुकेंगे। इसके बाद जो लोगों में जो गुस्सा बवाल था वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त इतने ज़्यादा लोगों में रोष था कि उन्होंने जो भीड़ थी वो प्रधानमंत्री के आवास तक जा चुकी थी। पहला 26 दिसंबर को ही ऑल पार्टी मीटिंग होती है और उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि किसी भी कंडीशंस पे अपने लोगों को वापस लेके आना है और जो हाईजैकर से उनसे बात करनी चाहिए। 27 दिसंबर से हाईजैकर्स के साथ भारत की जो टीम होती है हाईजैकर से बात करने के लिए, उनके साथ नेगोशिएशन शुरू होती है और जो 31 दिसंबर तक चलती है। इस पूरे हाईजैक के टाइम में जो एक बहुत बड़ी चीज़ जो दिखाई पड़ती थी उस टाइम में, जो भारत की जितनी एजेंसियाँ थी, रॉ हो चाहे IB हो, उनमें तालमेल की बहुत ज़्यादा कमी दिखाई पड़ी थी। इस बीच IC-814 में जितने लोग होते हैं उनकी जो हालत है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। उस विमान में जो 5 टेररिस्ट होते हैं, जो 5 हाईजैकर्स होते हैं, उनको कोड नाम से वो आपस में बुलाया करते थे। उनके जो कोड नाम थे वो थे डॉक्टर, चीफ, बर्गर, भोला और शंकर। ये पांचों आपस में एक दूसरे को कोड नेम से ही बुलाया करते थे। 27 दिसंबर को हाईजैकर्स ने अपनी पहली डिमांड रखी। उन्होंने जो डिमांड रखी उसमें सबसे पहला डिमांड ये था कि भारत के जेलों में बंद 36 आतंकवादियों को रिहा करना। दूसरा, $200 मिलियन की रकम मांगी थी और तीसरा जो एक अनएक्सपेक्टेड डिमांड था वो था
जो कश्मीर में आतंकवादी मारा गया था सज्जाद अफगानी, उसके शव को वापस टेररिस्ट को सौंप देना। सज्जाद अफगानी जो है 6 महीने पहले ही जो इंडियन आर्मी के द्वारा कश्मीर में एक ऑपरेशन के द्वारा मारा गया था, तो वो उस सब की डिमांड कर रहे थे। और इस पूरे जो नेगोशिएशन के खेल में, जो इस पूरे नेगोशिएशन में तालिबान ने बराबर का साथ दिया। इवन तालिबान ये बोल रही थी कि उनका इस पूरे के पूरे हाईजैक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विमान उनके टेरिटरी में खड़ा था, इसलिए उन्होंने इस नेगोशिएशन में पूरी तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बहरहाल भारत ने ये पहली डिमांड 36 जो आतंकवादियों को रिलीज करने की थी, उनको उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया। और भारत सरकार ने तालिबान की सरकार से रिक्वेस्ट किया था कि वो कैसे भी करके हाईजैकर्स के डिमांड को कम करे और हाईजैकर से बात करे। तालिबान की सरकार ने हाईजैकर के जो 2 डिमांड थे, $200 मिलियन की और जो वो सज्जाद अफगानी का जो सब मांग रहे थे, उन्होंने उनको अन इस्लामिक करार दिया और हाईजैकर से ये डिमांड वापस लेने को कहा। साथ में 30 दिसंबर को तालिबान ने हाईजैकर्स को और भारत सरकार को एक क्लियर कर दिया, अगर वो एक दिन के अंदर अगर आप कोई डिसीजन पर नहीं पहुंचते हैं तो वो IC-814 को रिफ्यूल कर देंगे और हाईजैकर्स जहां चाहे इस प्लेन को ले आ सकते हैं। मतलब अब सिर्फ एक दिन का वक्त बचा हुआ था। 30 दिसंबर 1999 को शाम के वक्त में जो हाईजैकर्स होते हैं वो अपनी फाइनल डिमांड रखते हैं। अब वो 3 आतंकवादियों की रिहाई चाहते थे। उनमें सबसे पहला नाम था मौलाना मसूद अजहर का, दूसरा मुश्ताक जरगारी का और तीसरा उमर शेख का। 30 दिसंबर के शाम को जो ये बात बोली जाती है, मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और उमर शेख को रिलीज करने को, तो भारत सरकार इस बात पे एग्री हो जाती है। 31 दिसंबर को उस वक्त के तत्कालीन विदेश मंत्री होते हैं जसवंत सिंह, खुद से जो है इन्हीं 3 आतंकवादियों को लेके स्पेशल विमान से कंधार जाते हैं। 31 दिसंबर के शाम के वक्त में इन 3 आतंकवादियों के बदले में भारत का जो IC-814 के जो लोग होते हैं उनको रिलीज कर दिया जाता है। IC-814 के जितने भी लोग होते हैं, जितने पैसेंजर्स होते हैं, उनको 2 स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए न्यू दिल्ली लाया जाता है। नई मिलेनियम की जो नई सुबह होती है, ये लोग उस दिन मतलब 1 जनवरी 2000 को जो बाकी पैसेंजर्स होते हैं IC-814 के, वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आ जाते हैं। इसके साथ साथ जो संकट होता है, जो बंधकों का संकट होता है IC-814 का, वो खत्म हो जाता है। इसके बाद भारत सरकार जो है तालिबान से रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि ये जो उनके ये विमान है उनकी जमीन पे रखा हुआ था, तो जो हाईजैकर्स होते हैं उनको तालिबान के कानून के तहत गिरफ्तार किया जाए। लेकिन तालिबान ऐसा कुछ नहीं करती है और वो 5 हाईजैकर के साथ साथ जो 3 टेररिस्ट रिलीज हुए थे, उनको अगले 10 घंटों के भीतर ही वो उनको वापस पाकिस्तान भेज देती है। तो ये तो एक कहानी हो गई जो एग्जैक्ट में हुई थी। अब इस पे भारत सरकार क्या कहती है वो समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गई पूरी की पूरी स्टोरी जो उस वक्त घटित हुआ था, लेकिन इसमें एक बात बहुत क्लियर थी कि भारत के पास जो सबसे अच्छा मौका था, जब प्लेन अमृतसर में खड़ा था, तो उस वक्त कमांडो ऑपरेशन करके IC-814 को रिलीज किया जा सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये एक सवाल था जो आज भी लोग आपस में पूछते हैं। हमारी जो एजेंसियां थी उनमें तालमेल की कितनी कमी थी, वो उस वक्त साफ साफ दिखाई पड़ा। इसके बाद 6 जनवरी 2000 को भारत का विदेश मंत्रालय एक प्रेस विज्ञप्ति रिलीज करता है, जिसमें वो इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बात करते हैं। आप जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो भारत सरकार के द्वारा रिलीज हुआ वही प्रेस विज्ञप्ति है। इसके अकॉर्डिंग ये जो पूरा का पूरा प्लान किया गया था वो ISI के द्वारा प्लान किया गया था, जिसमें उनका साथ दिया था हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने। खुफिया एजेंसी ने मुंबई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था जो ISI के लिए काम करते थे। 30 दिसंबर को मुंबई में रहने वाले एक व्यक्ति रशीद लतीफ ने लंदन में रहने वाले एक पत्रकार से बात करके ये कन्विंस करने की कोशिश की थी
कि वो एक रिपोर्ट को पब्लिश करे जिसमें ये बताया गया था कि अगर भारत सरकार ने उनकी डिमांड को नहीं मानी तो वो उस फ्लाइट को ब्लास्ट कर देंगे। इस कॉल को ट्रेस करने के बाद भारत की खुफिया एजेंसी उस शख्स तक पहुंचती है और वहां से 4 लोगों को गिरफ्तार करती है। जो 2 लोग होते हैं वो पाकिस्तान के रहने वाले होते हैं, जबकि एक यूसुफ नेपाली जो होता है नेपाल से होता है, और राशिद लतीफ़ जो होता है वो भारत में ही रहता है, जो भारत का नागरिक होता है जिसे ISI ने हायर किया था। ठीक है, इसी राशिद लतीफ़ और इन्हीं 4 लोगों के बयान के आधार पर ये बात क्लियर होती है कि ये पूरा का पूरा जो कंट्रोवर्सी रची गई थी वो ISI के द्वारा रची गई थी, और इसमें से जो 5 आतंकवादी जो शामिल थे हाईजैक में, वो पांचों के पांचों पाकिस्तान में थे, आतंकवादी थे। ये हरकत अल मुजाहिदीन के सदस्य थे और जो ISI के साथ मिलकर काम कर रहे थे। ये जो 5 हाईजैकर्स थे उनके नाम इस प्रकार थे। पहला था इब्राहिम अख्तर जो बहावलपुर पाकिस्तान का रहने वाला था। दूसरा शाहिद अख्तर सईद जो कराची का रहने वाला था। तीसरा सन्नी अहमद काजी जो कराची से आया हुआ था। चौथा था मिस्त्री जहूर इब्राहिम जो कराची का था। 5वां था शाकिर जो सुकुर सिटी का रहने वाला था। 5 आतंकवादियों ने मिलकर इस प्लेन को हाईजैक किया था। ये बात रिपोर्ट के साथ ही क्लियर हो गई थी। 5 के 5 पाकिस्तान से ही ऑपरेट हो रहे थे और पाकिस्तान के रहने वाले ही थे। इसके साथ साथ इसी प्रेस रिलीज में ये भारत सरकार ने क्लियर किया था, ये 5 आपस में एक दूसरे से कोड नेम में बात किया करते थे, जिनमें से जो कोड नेम था वो डॉक्टर, चीफ, बर्गर, भोला और शंकर थे। ठीक है, ये 5 आपस में इसी कोड नेम के साथ जुटे हुए थे। ये तो हो गई ये पूरी की पूरी कहानी IC-814 की कि कैसे विमान हाईजैक हुआ, उसके बाद क्या हुआ। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज IC-814 कंदर हाईजैक की। अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो IC-814 कंदर हाईजैक एक बेहतरीन वेब सीरीज बनाई गई है, बट उस पर एक आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो वेब सीरीज है उसको रियल स्टोरी से मैच नहीं करती है, उसको फिक्शन के रूप में ज़्यादा दिखाया गया है। अब हम पॉइंट बाय बात करेंगे कि उनमें जो आरोप क्या लगाए जा रहे हैं। सबसे पहला आरोप जो उस पर लगाया जा रहा है रिलीज हुई वेब सीरीज पर यह है कि इस वेब सीरीज में आतंकवादियों के नामों को जानबूझ के हिंदू नामों से जोड़ा गया है और हिंदू सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाया गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप भारत सरकार की रिपोर्ट को भी देखेंगे तो उसमें जो कोड नेम में जो बात करते हैं वहां पे भोला और शंकर का जिक्र किया गया है। तो ये जो सेंटिमेंट्स की बात है जो ऐसा नहीं है। फिल्म के जो मेकर है अनुभव शर्मा, उन्होंने रियलिस्टिक कहानी को दिखाने के लिए ही जो ये कोड नेम को रियलिस्टिक ही रखा है। लेकिन ये मामला इतना तूल पकड़ लेता है कि भारत के जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है वो नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट हेड है उनको सम्मन जारी करती है। इसके जवाब में नेटफ्लिक्स जो है अपने कंटेंट को एडिट करती है। और अभी जो आप डिस्क्लेमर देख रहे हैं वहां पे साफ साफ आपको दिखेगा कि आतंकवादियों के नामों के साथ साथ उनके कोड नेम को भी दिखाया गया है जो पहले नहीं दिखाया जा रहा था। ठीक है, दूसरा जो इस वेब सीरीज पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये बताया जा रहा है इस पूरे वेब सीरीज में ISI को जो हाथ है वो बहुत कम दिखाया गया है। इस पूरे वेब सीरीज में हम देखते हैं तो ISI की जो प्लानिंग दिखाई गई है वो सिर्फ काठमांडू तक ही सीमित दिखाई गई है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। भारत सरकार की रिपोर्ट ये साबित करती है कि ISI ही इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड थी और तालिबान जो है उसका एक छोटा सा रूप था। लेकिन इस वेब सीरीज में जो है ISI की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको काफी कम दिखाया गया है, जो सरासर गलत है। तीसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये था कि जो डिमांड जो मांगी गई थी, जो हाईजैकर्स की सबसे पहले डिमांड थी वो ये थी कि 36 मिलिटेंट्स के साथ साथ वो पूरे कश्मीर को रिलीज करवाना चाहते थे, वो कश्मीर की आज़ादी चाहते थे। लेकिन इस वेब सीरीज में ऐसा किसी भी तरह का जिक्र नहीं किया गया है। कश्मीर का तो कहीं भी जिक्र नहीं है। बड़ा जो भी है इस वेब सीरीज को बनाया बहुत ही शानदार गया है, अच्छी वेब सीरीज है और देखने के लायक है। लेकिन कंदर हाईजैक जो था वो भारत के सरकार या भारत के इतिहास पे बोले तो एक बहुत काले तिल की तरह लगा हुआ है, एक काले धब्बे की तरह है।
उन 3 आतंकवादी जो है आज के डेट में पाकिस्तान में ही रह रहे हैं और मौलाना मसूद अजहर कितना खतरनाक है इसको बोलने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह से ना जाने कितने जो हमारे सैनिक जो है वो शहीद हो चुके हैं और कितने सिविलियंस मारे जा चुके हैं। कंधार हाईजैक को 25 साल पूरे हो गए हैं बट उसका दर्द अभी तक कायम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।